और इस साल की पहली तिमाही में उत्तराखंड में महंगाई देश में 10वें स्थान पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक इस तथ्य की दस्तक दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 2020 के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक शहर बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का 10वां स्थान था। इन मुद्दों में प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। राज्य में साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और महंगाई को सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मुख्य चुनावी हथियार बनाया हुआ है। शुक्रवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। साथ ही रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बेरोजगारी के तीरों से भाजपा को असहज करने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने पिछले दिनों साल 2020 के बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आंकड़ों में उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ने के साफ संकेत देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में अप्रैल से जून के महीने तक 26.8% लोगों ने रोजगार गंवा दिया है। जुलाई से सितंबर में अनलॉक के हालात बने तो बेरोजगारी दर घटकर 10.9% रह गई, लेकिन इसके बाद अक्टूबर 2020 में यह बढ़कर 11.6% हो गई है। 2019 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी 2.3% बढ़ी है। साथ ही आपको बताते चले कि 22 राज्यों के सर्वे के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बता रही है कि बेरोजगारी दर में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर था। इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी विपक्षी पार्टियों के लिए बड़े चुनावी हथियार बन चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों ही मुद्दों को लेकर ये दोनों ही पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोलने के लिए शुरू हो चुकी हैं। साथ ही कांग्रेस ने रोजगार के 2 अभियान छेड़ दिए हैं। इसी बीच उधर आम आदमी पार्टी ने भी दोनों ही मुद्दे पर आक्रामक रवैया अपना लिया है। बढ़ी अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 21 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं और ऐसे में पिछले माह उत्तराखंड में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। इसी को देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विचार विमर्श कर यह फैसला लिया गया। 21 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी अब खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि माता पिता के इच्छानुसार ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई भी दबाव बच्चों को नहीं दिया जाएगा कि स्कूल पहुंचे। ऐसे में कोविड-19 का पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा दोनों ही जारी रहेंगी। और देहरादून के पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के छात्र से रैगिंग का एक मामला सामने आने के बाद अब 5 छात्रों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है। कॉलेज ने रविवार को 5 एमबीबीएस छात्रों के छात्रावास से निष्कासित कर दिया। हालांकि जांच अभी भी जारी है और बताते चले कि कुछ दिन पहले ही राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का यह मामला सामने आया था। किसी ने प्रधानाचार्य को गुमनाम पत्र लिखकर इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई थी। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी प्रीति दी गई थी। इसके बाद से ही कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस बाबत प्रधानाचार्य जांच कमेटी गठित कर गोपनीय जांच शुरू कर दी गई। कॉलेज के सूत्रों के अनुसार किसी छात्र ने प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र भेजकर वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। ईमेल के जरिए भी प्रधानाचार्य को अवगत कराया गया। शिकायत करने वालों ने पत्र और ईमेल में अपने नाम का जिक्र नहीं किया। मामला करीब 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है, जहां रैगिंग की सूचना से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना की ओर से जांच कमेटी गठित कर गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी करवाई जा रही है। जांच कमेटी में शामिल अधिकारियों ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एमबीबीएस के जूनियर छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ ही वरिष्ठ छात्रों से भी पूछताछ की है। चार महीने बाद पर्यटक योग नगरी में रिवर राफ्टिंग के रोमांच का मजा ले पाएंगे लोग। साथ ही रविवार को ऋषिकेश में राफ्टिंग अब शुरू कर दी गई है और आज से राफ्टिंग व्यवसायियों के लिए घाट पर गंगा पूजन कर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इस दौरान राफ्टिंग व्यवसायियों के पर्यटन मंत्री के सामने
कई मांगे भी रखी गई। राफ्टिंग व्यवसायियों का कहना था कि ब्रह्मपुत्री क्षेत्र में 10 साल के बच्चे को भी राफ्टिंग करने की अनुमति दी जाए, साथ ही राफ्टिंग के उपकरण बेचने की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। कहा गया है कि गाइडलाइंस की आयु 50 साल के बजाय उसकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर आगे बढ़ाई जाए। कोविड कर्फ्यू और मानसून सीजन के चलते राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया गया था और अब गंगा में रिवर राफ्टिंग खुलने से राफ्टिंग व्यवसायियों को इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि साहसिक खेलों के लिए जो शौकीन पर्यटक हैं वो अब तीर्थ नगरी में मुनुकीरेती, स्वर्गाश्रम, तपोवन, लक्ष्मण झूला पहुंचते हैं। यहां पर संचालित राफ्ट कार्यालयों में पहुंचकर पर्यटन राफ्टिंग का लुत्फ उठाया जाता है। राफ्ट संचालक पर्यटकों को ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, कोड़ियाल, मरीन ड्राइव, फूलचट्टी जैसी जगहों पर राफ्टिंग की जाती है और 1 सितंबर से तीर्थ नगरी में राफ्टिंग का संचालन शुरू हो जाता था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से इस बार देरी से राफ्टिंग का संचालन शुरू हुआ है। तीर्थ नगरी में सितंबर से 30 जून तक राफ्टिंग का संचालन होता था। बरसात के दौरान गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से और जुलाई और अगस्त में 2 महीने संचालन बंद रहता था, लेकिन कोरोना काल के कारण राफ्टिंग का कारोबार ठप हो गया है। इस बार राफ्टिंग व्यवसायियों को उम्मीद है कि उनके कारोबार को एक नई दिशा मिलेगी।